जय हिंद साथियों। आज की ये आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने उन क्वेश्चंस को समावेश किया है, उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट साथियों देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम है या इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं ग्रुप डी के, उसमें 80% क्वेश्चन जो है ना साथियों, ये सिंपल टू मॉडरेट पूछे जाते हैं और बचे साथियों 20% क्वेश्चन जो होते हैं साथियों वो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा मानना यह है साथियों कि अगर आप इन 80% क्वेश्चन पर अपना फोकस करते हैं, इनको सही करने की कोशिश करते, आप इनको टच भी नहीं करते, अगर आप इनको अच्छे से कर देते 80% क्वेश्चन को, तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको इन 80% क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा और मैं कहूंगा कि पेपर कैसा आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेपर साथियों आपका ऐसा आएगा इस बार। तो आप इन क्वेश्चंस को देख ही लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, उसके बाद करंट अफेयर होगी, उसके बाद रीजनिंग और साथियों मैथ्स होगी। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए वीडियो का अंत तक साथियों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है अगर वाकई में ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन चाहिए है। चलिए तो पहला सवाल है, कह रहे कि नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो ये साथियों निद्रा लोप है। क्या है साथियों? निद्रा लोप है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इस कौन सा कारक मैं कहूंगा विषाणु की वजह से साथियों होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से जो एसआई इकाई है साथियों वो क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं कहूंगा किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या है? मोल होती है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है ना, उस उपकरण का नाम क्या है? उस उपकरण का नाम साथियों क्या है? वोल्ट मीटर है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रही कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एंगस्ट्रॉम आप लोग याद रखेंगे कि ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जिसका तापमान बहुत ज्यादा होता है साथियों, उसके पास नहीं जाया जा सकता है, तो ऐसी चीजों को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? मुझे बताइए। तो ये किस नियम के आधार पर कहा जा रहा है? ये न्यूटन के प्रथम नियम के आधार पर कहा जा रहा है। ये डिक्टो सेम टू सेम सवाल आपकी शीट में आएगा और आप लोग राइट आंसर बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको भी राइट आंसर बता दिया है। उसके बाद देखिए, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण बल है वो, या प्रत्यास्थता बल है, या घर्षण या ईंधन चलित? मैं कहूंगा गुरुत्वाकर्षण बल आपके इस खाली जगह में आंसर आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? तो पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल साथियों मदद करता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय प्राप्त है? तो ये बात किसका जिक्र चल रहा है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। ग्रह की गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला क्या कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर जो होगा वो गैलीलियो गैलीली हो जाएगा, है ना। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल था। उसके बाद देखिए देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ वो सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस लाया हूँ, है ना। चलिए, तो कह रहे कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोर से पीट पीट कर, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर। मैं कहूंगा बाहरी गिलास को अगर गर्म पानी में डाल दोगे तो वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहा जाता है? तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसको ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रबलता की इकाई देखिए
बेल भी है, फॉन भी है और डेसिबल भी है। तो इस प्रकार आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यकीन मानिए कि जो भी विज्ञान बनती है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, चाहे जीव विज्ञान है, जो सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए साथियों लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में ये सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस क्लास को एक तरीके से बात करें, अगर आपने लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे है लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वाकई में ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट लेना चाहते हैं, झंडा गाड़ना चाहते हैं, एग्जाम हॉल में खुशी के साथ पेपर देना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो कहा जा रहा है साथियों कौन सी तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे तथा अवरक्त तरंगे शामिल होती हैं। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात चल रही है। इन तरंगों में ये सारी तरंगे शामिल होती हैं। उसके बाद देखिए भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। तो यहाँ पर साथियों कुलॉम का नियम ये बात कहता है। ये बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल मैं लाया हूँ। कहने के कुलॉम का नियम जो है ये कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर एक चौथाई रह जाता है जब उनके बीच दूरी को दोगुना कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग इनमें से किसके आधार पर प्रदान की जाती है? तो किसके आधार पर? मैं कहूंगा करंट के आधार पर साथियों प्रदान की जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? तो आपका जवाब यहाँ पर मैं कहूंगा क्या हो जाएगा? आंद्रे मैरी एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया। ये भी अच्छा सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो साथियों आपको पता है इसे माइसनर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको माइसनर प्रभाव कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं? यानी कि अस्थायी चुंबक की अगर बात करें तो ये साथियों मृदु लोहे से बने होते हैं। किससे बने होते हैं अस्थायी चुंबक? ये मृदु लोहे से बने होते हैं। राइट आंसर आपको याद रखना है। इनमें से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? मुझे बताइए। दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय पत्थर। तो जो चुंबकीय पत्थर होता है ना साथियों, ये एक प्राकृतिक चुंबक होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने ये सोच लिया है कि इस बार आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करना है कैसे ना कैसे करके साथियों, है ना, कैसे ना कैसे करके ये एग्जाम इस बार तो आपको क्रैक करना है, तो आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ साथियों, वो आप लोग याद रखेंगे, है ना। उन चीजों के आधार पर आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, यानी कि पिछले सालों के जो पेपर हो चुके हैं, वो उसमें जो क्वेश्चंस थे मैथ के, रीजनिंग के और साथियों साइंस के, ये आपको आना चाहिए। तो ये शिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं साथियों, ठीक है ना, ये शिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों आपको क्या 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। जैसा इस बार आपका पेपर आएगा ना, वैसे 100 क्वेश्चन के साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं हल सहित। और तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है साथियों, ये दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। मेरा मानना है कि अगर आप ये तीनों पीडीएफ एक बार देख लेंगे तो इसमें से 70% कंटेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये ऐसे पीडीएफ बनाई गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट उसके नीचे है, और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके नीचे है, साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसके नीचे है, और उस साइंस से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4 जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, वो भी साथियों उसके नीचे ही है। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वही व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आप अगर पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की। क्वेश्चंस की श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग साथियों 8 मिनट का समय लगता है। रोगियों
कि दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है साथियों? अवतल दर्पण होता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो किसका अपवर्तनांक अधिक है? मैं कहूंगा हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए रमन प्रभाव आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि जो रमन प्रभाव है ना, ये किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है रमन प्रभाव। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग विज्ञान के और देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर होगी, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स को देखेंगे। रदरफोर्ड द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो साथियों जो गोल्ड फायल प्रयोग था, कौन सा? गोल्ड फायल प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा जो कि रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, इसने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए इनका नाम डी ब्रोगली इनका नाम था और इनके द्वारा ही कणों की तरंग प्रकृति को सातों स्थापित किया गया था। अगला देखिए कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है, तो इसको एक साथ साथियों अपरूप कहा जाता है, यानी कि एलोट्रॉप्स कहा जाता है। ये कहां पर लिखा हुआ है? या आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु के रूप में सातु किसको जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आपका जवाब सातु मैग्नीशियम है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं? तो क्या आपका जवाब होगा सातु? बताने की कोशिश कीजिए। आपका जवाब हो जाएगा लिथियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम में सोडियम के समान गुण हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम सल्फेट होता है? नहीं साथियों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, यानी कि CaOCl2। यहाँ पर 2 भी लिखा होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि बेकिंग सोडा का विलयन किस सूचक के साथ हरा रंग देता है? तो ये चाइना रोज के साथ। क्या साथियों? बेकिंग सोडा का विलयन जो है ना, ये चाइना रोज सूचक के साथ हरा रंग देता है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरणीय अभिक्रिया कहा जाता है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो कौन सा साथियों न्यूनतम वायु प्रदूषण? मैं कहूंगा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन ही न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गैसोहोल एक मिश्रण है। तो गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और मिथेनॉल का, या गैसोलीन और एथेनॉल का? तो मैं कहूंगा गैसोलीन और एथेनॉल का एक मिश्रण है ये गैसोहॉल, जिसका नाम है। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार की अगर बात करें साथियों तो सीवी देसाई की अगर बात करें, सीवी देसाई ने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है? तो अगर आपके यहाँ पर बात करते हैं ब्यूटेन प्रोपर मीथेन की, तो मीथेन आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो अधिकतम तापजनक मान आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा हाइड्रोजन आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का साथियों अधिकतम तापजनक मान होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके एग्जाम में देखिए ग्रुप डी एग्जाम में करंट अफेयर और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब साथियों आपके 2025 के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के हम लोग देखेंगे, तो इसलिए इन सवालों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों CG करहाड़कर है। और का सवाल है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? भूटान, इजराइल नहीं साथियों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। आंसर आपका सी होगा।
केंद्र सरकार ने कहा नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया 100, ठीक है ना, इंडिया @100 पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया जिसमें 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री एसोचैम द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक भाग @100 विजन टॉक्निक, ये कुछ कटा हुआ है। खैर आपको जो कुछ सवाल मैंने आपको इतना बताया है ना, बस आपको इतना ध्यान रखा है, सवाल आपका यहीं से बनेगा। उसके बाद देखिए मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों आशमा कुमारी केसी ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है ना। देखिए ये था तो जो 2024 का, लेकिन दिया गया है 2025 में, इसलिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो मैं कह सकता हूं साथियों किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो किस राज्य सरकार की बात चल रही है? हरियाणा राज्य सरकार की बात चल रही है। ये राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कहां पर भी हाल फिलहाल में विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अगर आपका जवाब साथियों नेपाल है, श्रीलंका है, क्या है, मालदीव है, आपका जवाब जो होना चाहिए वो नेपाल होना चाहिए। यानी कि भारत सरकार ने नेपाल देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उसके बाद देखिए चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये अभी हाल फिलहाल में साथियों आयोजित हुआ है। क्या आपका जवाब होना चाहिए? फटाफट आप लोग साथियों मुझे बताइए। तो ये भोपाल आपका जवाब साथियों होना चाहिए। अगला सवाल देखिए कह रहे हैं कि किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो पता साथियों किसने की है ये आपको मालूम होना चाहिए। किसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए तो द्रौपदी मुर्मू जी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध साथियों तुर्की देश ने लगा दिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए अब यहाँ से साथियों आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए तो आपको भी पता है साथियों लगभग 30 नंबर की क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे साथियों रीजनिंग के। तो रीजनिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 सवाल पूछे जाएंगे साथियों मैथ के। तो ये दोनों सब्जेक्ट साथियों आपको पता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि अगर आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ते हो, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जितने कॉन्सेप्ट आपको दिए जाते हैं, उतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी साथियों मिस नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही आते होंगे। इतनी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए खैर अभी ये क्लास चल रही है तो इसको बहुत जानदार शानदार तरीके से आपको देखना है। चलिए देखिए कहने कि देखिए राज्य, जिला और कॉलोनी के लिए वेन आरेख जो होना चाहिए वो साथियों क्या होना चाहिए? देखिए ये अगर बात करते हैं कॉलोनी जो होती है वो जिले के अंतर्गत होती है और जिला राज्यों के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत होता है। तो ये कॉलोनी हो गई, या जिला हो गया, ये राज्य हो गया। तो ऐसा आरेख कहाँ पर है? ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके 6 मित्र है KLMOP एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। चलिए ऊपर वाली लाइन जरूरी नहीं, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये साथियों 6 लोग यहाँ पर जो है ना वो हमने बना लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि एक मेज की ओर चारों समान दूरी पर बैठे। ठीक है, कह रहे हैं कि के का मुख पी की ओर है। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे साथियों करते जाइए। चलिए देखिए एक आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। के का मुंह जो है ना थोड़ा सा मैंने ये भुजाकार नहीं बना पाया मैं, चलिए भुजाकार बना लेता हूँ तो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए इतनी भुजाएं बताई गई हैं, 6 भुजाएं बताई गई हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए मान लीजिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना, और एक ये हो गई आपकी, एक ये हो गई और फिर ये आपकी एक ये हो गई। अब आपकी अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पर आ जाएगा। कहने की के का मुख पी की ओर है। के का मुख जो है ना
वो पी की ओर है, तो मान लीजिए साथियों के को अगर हम यहाँ पर बैठा रहे तो हमें पी को यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ओ एन के, ओ जो है ना ये एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन के और एल के बीच में है ना, और एम जो है ये पी के तुरंत बाईं ओर है। तो पी के तुरंत बाएं कौन है सातु? पी के तुरंत बाएं एम है। तो पी अगर सातु यहाँ पर है तो एम कहाँ पर आ जाएगा? एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। के जो है के का मुख पी की ओर है, एन के दाएं ओर दूसरे स्थान पर ओ है, ठीक है। और एन जो है ये के और एल के बीच में, अब देखिए यहाँ पर के और एल के बीच में कौन है? एन है। तो के एल यहाँ तो बना नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है एल यहाँ पर बनाओगे तो के और एल के बीच में कौन है सातों? एन है, यानी कि एन आपका यहाँ पर आ जाएगा। बचा ओ तो वो ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ओ के ठीक दाएं कौन है? तो ओ के ठीक दाएं साथियों कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो एम कौन से ऑप्शन में है? एम आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस अलग वाले को आपको साथियों चयन करना है कि उसमें कौन सा साथियों यहाँ पर अलग हो सकता है। देखिए अगर बात करते हैं पी जो होता है वो 16 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, के 11 पर होता है, के 11 पर होता है, डी 4 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है। उसी प्रकार नीचे 2 ऑप्शन है यहाँ पर कि क्यू 17 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, एन 14 पर होता है, जी 7 पर होता है, आई जो होता है वो 9 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों जैसे कि ये कितना घटाया गया, यहाँ पर 7 घटाया गया है और 7 से 9 में साथियों 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 7 घटाया गया है और साथियों 2 प्लस किया गया, यानी कि 7 घटाना 2 प्लस करना। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर भी साथियों वही चीज हुई है, 7 घटाया गया और 2 प्लस किया गया है। यहाँ पर जो घटाया गया है वो 4 घटाया गया, तो सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, सॉरी ए वाला होगा। तो ऐसा भी एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि वाई के एम पी को क्यू एन एल जेड लिखा जाता है, तो एस यू आर सी को साथियों कौन से 4 लेटर के रूप में लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। देखिए y से q हो गया है तो y तो साथियों 25 पर होता है, q 17 पर होता है, ठीक है, कुछ घटाया गया है, k से n हुआ है बढ़ाया गया है, m से l हो गया है और p से z हो। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है साथियों, कुछ लॉजिक इसका बन नहीं पा रहा है। अगर लॉजिक कभी ना बने तो आप इस तरीके से साथियों इसको रख कर देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये q आ गया, ये आपका n आ गया, ये आपका l आ गया, ये आपका z आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली चीज है कि क्या लॉजिक साथियों यहाँ पर लग सकता है। देखिए आपको यहाँ से एक चीज, मैं जो ये जो चीज समझ में आई है ना, मुझे मेरे एक चीज समझ में आई है, मेरे ये चीज समझ में आई है कि ये y से z कुछ संबंध मुझे लग रहा है एक यहाँ पर बढ़ाया गया है। उसी प्रकार सातु मुझे जब संबंध लगा वो यहाँ पर भी लगा कि यहाँ पर भी सातु एक बढ़ाया गया है ना। उसी प्रकार के इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसे लिखा कि यहाँ पर एक बढ़ाया गया है, यहाँ पर भी एक बढ़ाया गया है, के 11 पर आता है, एल 12 पर आता है, एक बढ़ाया गया और यहाँ पर भी एक बढ़ाया गया, तो सब में एक बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक बढ़ेगा। तो एस में एक बढ़ाओगे, एस 19 पर होता है, यानी कि यहाँ पर टी आ जाएगा, टी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसको टिक लगा के आगे बढ़ना है। लेकिन पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, सी से एक बढ़ाएंगे डी आएगा, यू में एक बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, और आर में एक बढ़ाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। देखिए वही आ गया, डी एस बी टी आ गया ना, तो आंसर आपका डी हो गया। चलिए अगले नंबर का सातु सवाल देखिए। नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 2 है, 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है। तो अगला नंबर सातों यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचकर आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 बड़ा है और यहाँ पर 6 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 8 बढ़ा दिया गया और यहाँ पर 10 बढ़ा दिया गया। अब आप देखो सब में 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ यानी कि यहाँ पर भी 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और अगर बात करते हैं 20 10 30 होता है, 30 12 कितना होता है? 42 होता है, तो यहाँ पर 42 आएगा। अगर ऑप्शन में 42 है तो जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख चुका है 42 है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया जिसको रोग हो जाता है ना उसको पानी से डर लगने लगता है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया जिसको रोग हो जाता है उसको ऊंचाई से डर लगने लगता है। तो कुल मिला के आपका जवाब यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा। और ये क्वेश्चन शानदार था, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। अब कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कहा जा रहा है देखिए जरा। चलिए कह रहे कि सभी चॉकलेट फल हैं, तो जितनी भी चॉकलेट यहाँ पर हैं है ना, मान लीजिए सभी चॉकलेट फल हैं, ये सारी क्या हो गई?
ये सारी मान लीजिए चॉकलेट होंगे, और सभी चॉकलेट क्या है, फल हैं, तो सभी चॉकलेट फल होंगे। सभी फल जो है ना वो क्या है, वो नारियल यहाँ पर है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और निष्कर्ष बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। कहा जा रहा है, कहने के साथियों कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है। अब देखिए अगर कभी भी कथन पॉजिटिव में हो यानी कि उसमें नहीं का इस्तेमाल ना किया हो तो निष्कर्ष में भी नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी चॉकलेट नारियल हैं, सभी चॉकलेट नारियल हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ नारियल फल हैं, कुछ नारियल फल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके इस सवाल का जवाब क्या होगा। नंबर न्यूमरी एक तरीके से साथियों बोर्ड मास पर आधारित ये सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। 15 × 7 + 40, और यहाँ पर साथियों माइनस आ जाएगा है ना, एक सेकेंड, आपका माइनस आ गया, -24/8 बराबर 124 है। तो आपको बताने कौन से दो ऑप्शन एक्सचेंज करने हैं, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों सवाल को। मान लीजिए अगर हम इसको राइट माने तो 24 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 24 आपको लिखना है। 15 लिखा है तो 15 ऐसे लिख दीजिए, 7 ऐसे लिख दीजिए, 40 भी ऐसे ही लिख दीजिए। -24 की जगह पर 8 आ जाएगा, और 8 ये है इसकी जगह पर 24 आ जाएगा। चलिए, और अगर बराबर 124 आ गया तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 75 सत्ते की अगर बात करें, है ना, 75 सत्ते प्लस आपका 40 माइनस 8 एकम 8, और ये कितना आ जाएगा, 8×3 = 24। तो क्या आपको लग रहा है, देखिए पहली बात तो ये फिर बहुत एक ज़्यादा हो जाएगा, 75 सत्ते बहुत होता है, ठीक है ना। तो ये तो साथियों मुझे यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं। 75 सत्ते आपका हो जाएगा 7×5 = 35, 7×7 = 49, 50 51 52, यानी कि ये 500 माइनस है, ठीक है ना, 525 आपका ये हो गया, प्लस आपका क्या आ गया, 40 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 4×3 = 1 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से साथियों नहीं होगा, है ना, क्योंकि लगने लगता है शुरू में, इसलिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, अब हम क्या मानते हैं, अब ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट हम लोग मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ए तो गलत आपका हो गया। तो यहाँ पर साथियों 24 की जगह पर 40, 40 की जगह पर 24 आपको यहाँ पर करना है। तो 15×7 आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस आपका 40 की गुणा पर 24 आ जाएगा, -24 है, 24 की जगह पर 40 आ जाएगा, भाग आपका 8 आ जाएगा, बराबर 124 यहाँ पर है। देखिए 15 सत्ते की अगर बात करें, मैंने वहां पर कुछ और कर रहा था क्या मैं अभी, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। 15 सत्ते 105 हो गया, प्लस आपका 24 हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8×5 = 40, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, 124 आपका हो गया। 105 और प्लस 24 कितना होता है, या एक काम करिए, है ना, 105 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 24 में से अब अगर 5 को हम घटाते हैं तो 19 आता है, 124 यहाँ पर चल रहा है। देखिए अब 5 और ये कितना हो जाएगा, 14, आपका 2 हो जाएगा, एक बिल्कुल साथ, तो 124 बराबर 124 आ चुका है। यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल बहुत शानदार है साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा सवाल है, एग्जाम लेवल का साथियों ये क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। देखिए क्या कहा गया है साथियों आपसे, यहाँ पर कह रहे कि 6 मित्र हैं, अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु, रोहित उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं साथियों एक पंक्ति बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग साथियों यहाँ पर हमने यहाँ पर बना लिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, कहने के ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़े हैं, सोनल अविक के दाईं ओर और आशु के बाईं ओर खड़ा है, आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है, कौन से दो भिन्न सेंटर में खड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत करते हैं हम लोग जो कहते हैं, ऋषि जो है ना अविक के बाईं ओर खड़ा है, तो अविक को आप कहीं पर भी बैठाल दीजिए। मान लीजिए अविक को अगर हमने यहाँ पर बैठाल दिया है ना, तो कहने कि अविक के बाईं ओर कौन खड़ा है, अविक के बाईं ओर साथियों अविक, अच्छा अच्छा, अविक के बाईं ओर कौन खड़ा है, ऋषि खड़ा है। तो अविक के बाईं ओर साथियों ऋषि खड़ा है ना, और पीयूष के दाईं ओर खड़ा, अच्छा फिर हमें अविक को यहाँ पर नहीं बनाना पड़ेगा, फिर हमें जो, क्योंकि हमें फिर एक एक्स्ट्रा चाहिए ना,
हमें अविक को फिर आगे एक आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक यानी कि यहाँ पर हमें अविक को बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा साथियों, ये लाइन तभी पूरी हो पाएगी। अविक के बाईं ओर ऋषि खड़ा है, यानी कि ऋषि साथियों यहाँ पर आ गया, है ना, अविक के बाईं ओर आ गया, लेकिन कह रहे हैं कि पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, ऋषि जो है ये पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, इसलिए मैंने एक बढ़ाया। ठीक है, ऋषि जो है ये अविक के बाईं ओर खड़ा है लेकिन पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। ठीक है, ये लाइन हो गई पूरी तरीके से अच्छे से। उसके बाद देखिए कह रहे कि सोनल अविक के दाईं ओर खड़ी है, अविक के दाईं ओर कौन खड़ी है, सोनल खड़ी है। ठीक है, अविक के दाईं ओर सोनल खड़ी है, सोनल अविक के दाईं ओर खड़ी है और आशु के बाईं ओर खड़ी, यानी कि आशु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, बचा एक साथियों, बचा एक, कौन बचा, रोहित बचा, रोहित आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल पूछा गया कौन से दो भिन्न सेंटर में खड़े हैं, कौन से दो लोग भिन्न सेंटर में खड़े हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट साथियों आप लोग मुझे बताइए। देखिए पीयूष, ऋषि, आविक, सोनल, आशु, रोहित, ये सारे लोग यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है ना, देखिए ऋषि अविक की अगर बात करते हैं, ऋषि अविक कहाँ पर है, ऋषि अगर ऑप्शन की बात करें ऋषि अविक की, ऋषि ये है, ठीक है ना, और अविक आपका ये है। अविक और सोनल की अगर बात करते हैं, अविक और सोनल की बात करते हैं तो ये आपके अविक और सोनल यहाँ पर हो गए। तो मैं कह सकता हूँ अविक और सोनल ऐसे दो लोग हैं जो भिन्न सेंटरों में खड़े हैं, यानी कि सेंटर में खड़े हैं, अलग अलग खड़े हैं अविक और सोनल, तो अविक और सोनल आपका यहाँ पर जवाब होगा। समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैथ्स के सवाल यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ए और बी और सी अकेले अकेले एक कार को इतने 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 दिन में करते हैं और 10 दिन 15 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया? बहुत शानदार सवाल है। देखिए ए की अगर बात करें कोई काम 12 दिन में कर लेता है, बी की अगर बात करें उसी काम को 10 दिन में कर लेता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। अगला स्टेप हम हमेशा कौन से लिखते हैं आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 12 से 10 से 15 से कट जाए। तो मैं कहूँगा 120 नंबर ले लें, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है, 10 की 12 से गुणा करोगे 120 आ जाएगा और 12 दाम 120 होता है। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये नंबर जो होता है ये पता क्या होता है, ये होता है साथियों टोटल काम। क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि टोटल काम कितना हुआ है तो 120 टोटल काम हुआ है। और ये नंबर हम क्यों निकालते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है और सी एक दिन में 8 काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए को अगर खाली ए अकेला काम करे तो उसको कितने दिन करेंगे लगेंगे, देखिए टोटल काम 120 है, टोटल काम 120 है और ए डेली 10 काम कर रहा है तो उसको 12 दिन लगेंगे। तो 12 दिन यही तो ये चीज लिखी हुई है, समझ गए। तो ऐसे हमने आपको क्रॉस चेक करके यहाँ पर बता दिया कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही होती है। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखिए, यानी कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अगर देखिए ए 10 काम करता है, बी 12 करता है, सी 8 करता है, अगर ये मैं कहूँ कि तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 12 8 20 और यानी कि 10 30 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 30 काम करते हैं, लेकिन कहने के तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिनों तक काम करते रहते हैं। पहले ये देखिए, तो 30 काम डेली हो रहा है तीनों के द्वारा, 3 दिन तक काम करते रहते हैं, यानी कि 90 काम कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, यानी कि अब काम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा देखिए टोटल काम 120 था, 90 काम हो चुका है, तो बाकी काम कितना रहा है, बाकी काम अब रहा है साथियों सिर्फ और सिर्फ 30। तो कह रहे हैं कि जो शेष कार्य बचा है, यानी कि ये जो शेष कार्य बाकी कार्य 30 बचा है, या ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो ए भैया डेली जो है ना वो 10 काम करता है, 30 काम बाकी है, 10 काम करता है डेली, तो मैं कहूंगा 3 दिन का ही तो समय लगेगा ए को वो काम निपटाने में। तो 3 दिन आपका जवाब हो जाएगा। 3 दिन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर का सवाल है। यहाँ पर साथों आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी, यानी कि कक्षा 6 की अगर बात करें तो 120 छात्र हैं, कक्षा 7 में 150 छात्र हैं और कक्षा 8 में 130 छात्र हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया जाता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए बस थोड़ा। 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि वहां से स्थानांतरित उनको कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ, यानी कि कुल मिला के 8 छात्रों
कक्षा 8 से 10 छात्रों को निकाल दिया गया। सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि निकालने से पहले छात्र कितने थे और निकालने प्लस ऐड करने के बाद कितने छात्र हैं, इनका अनुपात। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 3 हमारे पास क्लास हैं, कक्षा 6, कक्षा 7 और साथियों कक्षा 8, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए एक कक्षा 6 में कितने छात्र हैं साथियों, 120 छात्र हैं, ठीक है। अच्छा इसमें कितने प्लस किए गए हैं, इसमें 10 छात्र प्लस किए गए हैं। कह रहे हैं ना कि बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 में जोड़ा जाता है, तो 10 छात्र साथियों हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अगर बात करते हैं साथियों 150 छात्र कक्षा 7 में है और इसमें भी साथियों 10 छात्र जोड़े जाते हैं, तो 10 इसमें हमने यहाँ पर क्या कर लिए, जोड़ लिए। उसके बाद कक्षा 8 में जो है ना ये 10 कक्षा 8 से स्थानांतरित किए जाते हैं 10 छात्र, यानी कि अभी कक्षा 8 में 130 छात्र हैं, 10 छात्र इसमें से निकाले जाते हैं। तो कुल मिला के अब क्या क्या बनता है, देखिए कक्षा 6 में अब 130 छात्र हो गए, कक्षा 7 में अब 160 छात्र हो गए और कक्षा 8 में अब 120 छात्र हो गए, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको इतना सा काम करना है कि पहले छात्र कितने थे। तो पहले तो भैया कक्षा 6 में कितने छात्र थे, 120, कक्षा 7 में 150 और कक्षा 8 में 130। इनका आपको योगफल और आपको इनका योगफल का अनुपात पूछा जा रहा है, यही तो सवाल में पूछा जा रहा है। तो पहले कितने छात्र थे साथियों, है ना, एक सेकेंड। पहले की अगर बात करें निकालने बढ़ाने से पहले, देखिए 100, इसको जोड़ लीजिए साथियों, 0 0 0 है तो 0 0 0 0 आ जाएगा, 3 5 8 और 2 आपका 10, 10 का 0 आ जाएगा, ये आपका 4, यानी कि पहले 400 थे और बाद में जोड़ने निकालने के बाद में कितने छात्र हो गए, इसको जोड़ दीजिए 130, 160, 120 को 0 0 0 हो जाएगा, 6 2 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा और आपका 4 410 हो गया। तो दोनों का अनुपात आपको बताना है, यानी कि साथियों 0 से 0 कैंसिल हो गया तो दोनों का अनुपात 40:41 बैठेगा। और 40:41 कौन से ऑप्शन में, देखिए जरा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा, बराबर। यहाँ पर हम लिखते हैं वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत क्या है साथियों, 2,50,000 ये वर्तमान कीमत है, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए अब अगर मूल्य ह्रास, अगर वृद्धि होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस R/100 की पावर T लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल्य ह्रास हो रहा है तो मूल्य ह्रास के लिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए मूल्य की अगर बात करें, यहाँ से मूल्य हम बहुत आराम से निकाल देंगे, 2,50,000, 2,50,000, 1 प्लस नहीं बल्कि 1 माइनस आएगा यहाँ पर, 1 माइनस यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें आपकी दर कितनी है, दर 10% की बटे 100 आ जाएगा। 2 वर्ष, टी क्या है, 2 वर्ष है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम 10, ठीक है ना, 10 से कम 10 और 10 में से आपका 1 जाएगा, 9 बटे आपका 10 आ जाएगा, 9 बटे आपका 10 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 81 हो जाएगा, मूल बराबर अगर बात करते हैं तो ये 2,50,000 आपका आ गया और ये आपका 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपको 25 की गुणा 81 से करा देना है और उसके बाद 2 जीरो जोड़ देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, 25 अट्ठे आपके 200 होते हैं, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 0 2 आ गया, इसमें 2 जीरो जोड़ दीजिए, कितने, 2 जीरो साथियों इसमें आप जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं 2,25,000 हो गया। 2,25,000 कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, एक खेत है जो आयताकार है, इसकी अगर लंबाई कितनी है, 4x है, तो चौड़ाई कितनी होगी साथियों, चौड़ाई इसकी 3x होगी।
यानी कि यदि 2 रुपए प्रति मीटर पर, क्या साथियों, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत कितनी आती है, 600 आती है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसको हम 2 रुपए की जगह 1 रुपए कर ले, 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत इतनी आती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर फिर सातों ये हमारा 600 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा सातों क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे भी क्षेत्रफल नहीं होगा, जब ये 2 रुपए प्रति मीटर की दर की खेत की लागत 600 आ रही थी, तो 1 रुपए अगर हम इसको मानते हैं तो फिर तो ये 300 आ जाएगी, 300 आ जाएगी ना, तो क्षेत्रफल जो होगा वो 300 होगा। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बता दी। यानी कि अगर कभी भी लिखा हो 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर खेत की जुताई की लागत 600 है या कितने भी हो, तो उसको 1 रुपए कर लेंगे और ये जो जितनी लागत आई है उसको आधा कर लेंगे, वो उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा सातु क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सातु, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल दिया, 300 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा लंबाई चौड़ाई तो आपको सातु दे रखी है, लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, 4x लंबाई है और चौड़ाई 3x है, बराबर क्या हो जाएगा सातु, 300 हो जाएगा। और ये आपका 3 चौक 12 यानी कि 12x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 300 हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर बराबर 300/12 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, देख लीजिए साथियों, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि x बराबर, देखिए x स्क्वायर बराबर 25 है, x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो कहने कि खेत की लंबाई क्या है भैया, खेत की लंबाई यहाँ पर सातों 4x है, x की वैल्यू 5 है, तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा सातों, 20 हो जाएगा। यानी कि खेत की लंबाई जो होगी 20 हो जाएगी। अगर चौड़ाई आपसे पूछते तो 5 3 15, 15 आपकी चौड़ाई हो जाती। तो कुल मिला के 20 नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 20 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, करके एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है, 1250 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि साथियों अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए 1200 रुपए की वो शर्ट है, इस पर 2 छूटें वो देता है। एक तो देता है वो 30% की, जब किसी चीज पर 30% की छूट दी जाती है तो वो चीज 70% में बिकती है। और फिर 25% की छूट देता है, मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी पर 25% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 75% में बिकती है। तो इस 1200 रुपए की मूल्य पर 2 छूटें ये दी गई हैं, ये आपको निकालना है, आपका अंतिम विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 25 तिया 25 चौक ये कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार साथियों अगर 2 से कट करें तो 2 आएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। अगर इस 2 से कट करें तो ये साथियों 6 आ जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 गुणा 35 का मान आपको यहाँ पर निकालना है, और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 9 आ जाएगा। 8 तिया आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, 0 आ गया, 13 आ गया, 630 आ जाएगा। और 630 मुझे ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों, लगभग 4 सवाल और आपके बाकी हैं। इन 4 सवालों के 4 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, वॉच करिएगा, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ निचोड़ है साथियों, पूरी मैथ्स का निचोड़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों यहाँ पर देखना चाहिए। चलिए, तो कहने की एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में, है ना, 2 वर्षों में साथियों दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, देखिए 2 गुनी हो जाती है। अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए पहले ये 1 गुनी थी, ठीक है ना, ये 2 गुनी हो गई, यहाँ पर लिखा है ना 2, लिखा है 2 गुनी हो जाती है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 1 से 2 गुनी हो गई, फिर अगले 2 वर्षों में 2 गुनी से क्या हो गई साथियों, ये आपका मतलब इसकी 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा टोटल 4 वर्ष लगेंगे, और 4 वर्षों में ये सातु कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहेंगे 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है, और उसका महत्तम समापवर्तक कितना है साथियों, 6 है। तो लघुत्तम समापवर्तक साथियों निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी अगर आपको साथियों संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या संख्या का अगर आपके सामने अनुपात दे रखा हो और दूसरी चीज आपके सामने मासा दे रखा हो, तो आपको दोनों चीजों का गुणा कराना होता है, आपको संख्याएं पता चल जाएगा।
और जब दोनों संख्याएं आपको पता चल जाएगी तो उसका लघुत्तम समावर्त निकाल लेना। अब देखिए, लघुत्तम समावर्तक आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता होना चाहिए पहली संख्या, और आपको पता होना चाहिए साथियों दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या पता होना चाहिए। तो जो पहला अनुपात है, पहले अनुपात की महत्तम समवर्तक से गुणा कराइए। 6 तियां 18, 18 पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या 6 पंजे 30, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। तो इसका लघुत्तम समवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, निकाल लीजिए। 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 15 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 तियां 9, 3 पंजे 15 आ गया। अब 3 से एक बार कट होगा, एक बार 5 से कट होगा। 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 पंजे 90 आ जाएगा। यानी कि कह रहे हैं कि उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम कितना होगा? तो मैं कहूंगा 90 होगा। 90 कहां पर लिखा हुआ है? 90 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल एक और है ना। एक ये सवाल है और उसके बाद साथों एक सवाल और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये साथों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लगाइए कैसे साथों ये आपका हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगर बात, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करें साथियों 12 है ना। 12 प्लस आपका ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 3 है, ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद साथियों भाग है, और फिर 24 है प्लस आपका ब्रैकेट में 8 माइनस 5 है। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा और बताना होगा कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। फिर 6 की 12 को साथियों प्लस कर देंगे, है ना। नहीं, ये सॉरी, ये भाग है साथियों। ये जो है ना, ये भाग है ना। चलिए, तो ये 6 हो जाएगा, फिर 12 भाग 6 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। और जब 3 बचेगा, ये भी साथियों भाग है, टाइपिंग सही नहीं हो पाई है। 3 है, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, यहाँ पर साथियों 8 आ जाएगा, यानी कि 2/8 आ गया है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 आपका आ जाएगा। और 1/4 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल साथियों यह है। क्या कहा जा रही है? कह रही कि सेल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की। यानी कि एक प्लाट उसको खरीदना है, सेल्वा राज को 38 लाख रुपए उसने दिए। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान और करना था। यानी कि उसने 5% भुगतान उसको और करना है, अभी पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए उस फ्लैट को 5% और करना है, यानी कि उसने 95% ही भुगतान किया था। तो मैं कहूंगा ये जो 38 लाख है ना, ये 38 लाख ये 100% भुगतान नहीं है, ये 95% भुगतान है। तो कहने के भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? जो अतिरिक्त राशि की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो 5% अतिरिक्त भुगतान किया गया ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और ये वैल्यू साफ हो गई कि ये 95% है। तो 95% की वैल्यू अगर 38 लाख है, तो आपको बताना है साथियों 5% की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 38 लाख हो गया, है ना। ये 38 लाख हो गया। ये 95% अगर नीचे ले लेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, है ना। ये सातों वैल्यू निकल आएगी 1% की। अब अगर इसको 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, लेकिन नहीं, हमें तो साथियों 5% की वैल्यू चाहिए। अतिरिक्त राशि क्या है? अतिरिक्त राशि क्या देना पड़े उसको? 5% देना पड़ी। तो इसको साथियों 5% आप निकाल लीजिए, तो 5 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कैलकुलेट करा दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5% की सातु वैल्यू यहाँ पर क्या है। देखिए, अगर बात करते हैं 13 कम 13 26 नहीं होगा साथियों। हाँ, अगर बात करते हैं 19 पंजे होते हैं और 19 दूना 38 होते हैं। 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 लग जाएगा। और जीरो कितने हैं साथियों? 5 जीरो है। तो 5 जीरो यानी कि 2 लाख साथियों उसको अतिरिक्त राशि देना पड़ी। तो 2 लाख कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये सारे आपके सवाल थे, जिसमें मैथ्स के सवाल थे, रीजनिंग के सवाल थे, साइंस के सवाल थे, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।